वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। गम अपनी पूरी शिद्दत से दिलों को रौंदता ज़रूर है, मगर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी फिर अपने मामूल पर आने लगती है। हाजी रफ़ाकत और बेगम तस्लीम की जुदाई को कई माह गुजर चुके थे। घर में पहले जैसी रौनक तो कभी वापस ना आ सकी, लेकिन अब हर शख्स ने अपने दिल के साथ जीना सीख लिया था। हया भी पहले से कुछ संभल गई थी। वो अब खाना वक्त पर खा लेती, घर के कामों में ज़ैनब का हाथ भी बटा देती, मगर इसकी वो बेफ़िक्र हंसी, वो शोखियों और बचपन कहीं खो गए थे। इसकी आंखों में अब वक्त से पहले आने वाली संजीदगी उतर आई थी। इधर हारिस की ज़िंदगी का मरकज़ अब ज़ैनब थी। वो इससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। इसकी ज़रा सी थकन भी हारिस से देखी ना जाती, वो अपनी मोहब्बत को अमल से साबित करता। अगर ज़ैनब को मामूली सा बुखार भी हो जाता तो पूरी रात जागकर इसकी तीमारदारी करता। ज़ैनब बहुत खुश थी, हारिस ने अपने दोनों भाइयों को भी बाप की तरह संभाल रखा था। हादी के इखराजात, हमज़ा की तालीम, बिजनेस, घर, हर जिम्मेदारी खामोशी से उसी के कंधों पर थी। वो कभी किसी को एहसास तक ना होने देता कि वो खुद भी अंदर से कितना थका हुआ है। एक दिन ऑफिस से वापसी पर इसकी गाड़ी शहर के एक कॉलेज के सामने से गुजरी। सिग्नल बंद था, इसलिए गाड़ी रुक गई। उसी दौरान इसकी नज़र सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक गाड़ी पर पड़ी। ड्राइविंग सीट पर हादी बैठा था और चंद लम्हों बाद कॉलेज के गेट से निकलती हुई महानूर तेजी से आकर उसी गाड़ी में बैठ गई। हारिस की पेशानी पर शिकन पड़ गई। इसने खामोशी से ये मंजर देखा। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन इसके दिल में कई सवाल छोड़ गई। शाम को जब हादी घर आया तो हारिस ने उसे अपने कमरे में बुला लिया। हादी, इसने निहायत पुरसुकून लहजे में कहा, आज मैंने तुम्हें कॉलेज के बाहर देखा था। हादी चंद लम्हे खामोश रहा। महानूर को लेने गए थे। इस सवाल पर हादी ने नज़रें झुका लीं। फिर अचानक जैसे उसने फैसला कर लिया हो, इसने मजबूत लहजे में कहा, और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। हारिस चंद लम्हे खामोश उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, हादी, ये रास्ता आसान नहीं है। जो कुछ हो चुका है तुम सब जानते हो। इस बात से दोनों खानदान पहले ही बहुत दिख उठा चुके हैं। ज़रा ठंडे दिल से सोचो। लेकिन हादी ने फौरन जवाब दिया, मैं सोच चुका हूँ भाई। मैं महानूर के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता। हारिस ने उसे बहुत समझाया। रिश्तों की नज़ाकत, घर की इज्जत, मरहूम वालिदैन की ख्वाहिशात, हर पहलू इसके सामने रखा, मगर हादी अपनी बात पर कायम रहा। उसी दौरान दोनों शादीशुदा बहनें भी आ गईं। इन्होंने भी अपने छोटे भाई को समझाने की बहुत कोशिश की। हमज़ा ने भी पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, भाई, जज्बात में आकर फैसले नहीं किए जाते। लेकिन हादी के फैसले में कोई तब्दीली ना आई। वो सिर्फ एक ही जुमला दोहराता रहा, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ महानूर से, वरना जान दे दूंगा। इस रात हारिस बहुत देर तक जागता रहा। 2 जनाजों का बोझ अभी तक उसके दिल से नहीं उतरा था। अब इसे एक और आजमाइश सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। वो किसी सूरत अपने खानदान को दोबारा टूटता हुआ नहीं देख सकता था। रात गए उसने ज़ैनब को सारी बात बताई। ज़ैनब खामोशी से सुनती रही, फिर धीमे लहजे में बोली, अगर हादी वाकई अपने फैसले पर कायम है तो शायद बात को अना का मसला बनाने के बजाय हिकमत से हल करना बेहतर होगा। हारिस ने उसकी तरफ देखा, तुम क्या कहना चाहती हो? ज़ैनब ने नरमी से जवाब दिया, कम अज़ कम एक बार इज्जत के साथ अब्दुल वाहिद चचा से बात कर लीजिए। अगर वो इनकार करेंगे तो हादी के पास भी कोई गिला बाकी नहीं रहेगा कि इसके बड़े भाई ने इसके लिए कोशिश ही नहीं की। हारिस ने गहरा सांस लिया, शायद यही बेहतर रास्ता था। अगली सुबह वो ज़ैनब को साथ लेकर अब्दुल वाहिद चचा के घर जाने के लिए तैयार हो गया। इसे मालूम नहीं था कि इस दरवाजे के पीछे इसके लिए क्या जवाब मुंतज़िर है, मगर एक बात वो ज़रूर जानता था, वो अपने भाई की खुशी के लिए अपनी ज़ात और अपने माजी के ज़ख्मों से भी बढ़कर सोचने को तैयार हो चुका था। आयशा नूर अब्दुल वाहिद के घर का माहौल गैर मामूली हद तक खामोश था। हारिस और ज़ैनब जैसे ही अंदर दाखिल हुए, अब्दुल वाहिद फ़ौरन उठकर उनके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े। उनकी निगाहें हारिस के चेहरे पर ठहर ना सकीं। वो शर्मिंदगी से नज़रें झुकाए रहे। चाय आने के बाद भी चंद लम्हों तक किसी में बात शुरू करने की हिम्मत ना हुई। आखिर हारिस ने खामोशी तोड़ी, चचा जान, मैं आज अपने लिए नहीं आया। अब्दुल वाहिद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हारिस ने धीमे लहजे में कहा, मैं हादी के लिए महानूर का रिश्ता मांगने आया हूँ। ये सुनते ही अब्दुल वाहिद की आंखें भर आईं। वो बेख्तियार बोल उठे, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। जिस लड़की ने तुम्हें ठुकराया, आज तुम उसी के लिए अपने भाई का रिश्ता मांगने आए हो। हारिस ने हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया,
गुजरे हुए वक्त को पकड़कर रखने से रिश्ते नहीं चलते चचा जान। और कौन जानता था कि मुझसे बेहतर लेके बेहतरीन अता कर दी गई है। अगर हादी की खुशी इसमें है तो मेरी भी यही खुशी है। अबदाल वाहिद कुछ कहने ही वाले थे कि इनकी अहलिया ने नरमी से बात संभाली। बेटा, हमें 1-2 दिन की मोहलत दे दो। हारिस ने फौरन इस बात में सर हिला दिया। जी ज़रूर, जितना वक्त चाहें ले लीजिए। हारिस और ज़ैनब के जाने के बाद घर में एक लंबी खामोशी छा गई। अबदाल वाहिद गहरी सोच में डूबे बैठे थे। मैं अभी भी मुतमईन नहीं हूँ, इन्होंने धीरे से कहा। जिस लड़की ने एक घर में इतना बड़ा तूफान खड़ा किया, अगर कल दोबारा कोई जिद कर बैठी तो? उनकी अहलिया ने आह भरी। आप एक बात भूल रहे हैं। अबदाल वाहिद ने सवालिया नज़रों से इन्हें देखा। अगर हमने इनकार कर दिया, अलामत वावन वक्फताम, तो आप अपनी बेटी को नहीं जानते। वो वाकई अपनी जान को नुकसान पहुंचा सकती है। हमने उसकी जिद भी देखी है और इसकी कैफियत भी। अब जब दोनों ख़ानदान खुद इस रिश्ते पर राज़ी हैं तो मज़ीद मुखालफत शायद सबके लिए नुकसानदेह हो। अबदाल वाहिद ने आँखें बंद करके गहरा सांस लिया। बहुत देर सोचने के बाद इन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, ठीक है, अगर यही इसकी किस्मत है तो मुझे कबूल है। ये खबर जब माहनूर तक पहुंची तो उसकी खुशी की इंतहा ना रही। इसने सजदा शकर अदा किया। उसी शाम उसने हादी को फ़ोन किया। हादी, अब तो सब मान गए हैं। दूसरी तरफ से हादी की आवाज़ में भी खुशी नुमायां थी। अल्हम्दुलिल्लाह, देखा मैं ना कहता था कि बताने दो, लेकिन अब एक बात और करनी होगी। शादी ज़्यादा देर तक नहीं टालनी चाहिए। माहनूर खुश हुई और शोखी से बोली, वैसे अब इतनी जल्दी क्यों? हादी ने संजीदगी से कहा, मैं अब मज़ीद किसी ख़तरे का रसक नहीं लेना चाहता। हमारी वजह से पहले ही दोनों ख़ानदान दूर हो चुके हैं। पता नहीं कब कोई नई बात खड़ी हो जाए। जितना जल्दी निकाह हो जाए इतना बेहतर है। माहनूर ने फ़ौरन इसकी बात मान ली। चंद ही दिनों बाद दोनों ख़ानदान दोबारा एक जगह बैठे। इस बार माहौल पहले जैसा बोझल नहीं था। बुजुर्गों ने बाहमी मशवरे से सिर्फ 2 माह बाद की तारीख मुकर्रर कर दी। तैयारियां शुरू हो गईं। अगरचे इस शादी की खुशियां पहली शादियों जैसी बेफिक्री वाली ना थीं, लेकिन सब चाहते थे कि अब मज़ीद कोई आजमाइश ना आए। देखते ही देखते 2 माह गुजर गए। सादा मगर पुरवकार तकरीब में हादी और माहनूर का निकाह पढ़ा गया। इस बार ना किसी ने गैर ज़रूरी रस्म पर जोर दिया, ना बेजा दिखावे पर। हर शख्स सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि इस घर ने जो दिख देखे हैं, अब अल्लाह ताला इस ख़ानदान के नसीब में सुकून, मोहब्बत और खैर लिख दे। मगर ज़िंदगी अक्सर इंसान की दुआओं के बाद भी अपने इम्तिहान ख़त्म नहीं करती। आयशा, नूर, हादी और माहनूर अपनी शादी के बाद बेहद खुश थे। शुरू के दिनों में तो ऐसा लगता था जैसे इन्हें दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। सुबह से रात गए तक एक साथ होते। हादी, जो कभी हर बात में बेपरवाह और लाबाली था, अब अपनी बीवी की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता। वो सोचता ये लड़की एक दुनिया से उसके लिए लड़ गई थी, अब वो इसकी मोहब्बत की कद्र करेगा। और माहनूर, इसे लगता था जैसे इसने अपनी मोहब्बत की जंग जीत ली हो। कभी वो आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा देती, कभी दिल ही दिल में सोचती, आखिरकार हुआ तो वही जिसका मैंने फैसला किया था। हादी को मैंने अपना बना छोड़ा, उसे अपनी जीत पर फ़ख्र था। लेकिन यही फ़ख्र आहिस्ता आहिस्ता गुरूर में बदलने लगा। इसकी मोहब्बत की शदतों ने हादी को उसके साथ बांध दिया था, इसलिए माहनूर के लहजे में पहले जैसी नरमी बाकी ना रही। दूसरी तरफ हारिस और ज़ैनब की ज़िंदगी खामोश मगर पुरसकून थी। हारिस अब पहले से कहीं ज़्यादा ज़ैनब पर एतमाद करने लगा था। अगरचे वो आज भी मोहब्बत का इजहार खले लफ्ज़ों में नहीं करता था, मगर इसकी हर अदा में ज़ैनब के लिए मोहब्बत झलकती थी। अफस से वापस आता तो सबसे पहले ज़ैनब को तलाश करता। वो नज़र आती तो खल के मुस्कुरा देता, इसे सराहती नज़रों से देखता। कभी इससे पूछता, आज तबीयत तो ठीक रही? कभी कहता, मैं जब घर हूँ मेरे आसपास रहो, मुझे अच्छा लगता है। ज़ैनब इन छोटे छोटे जुमलों में छपी मोहब्बत को महसूस कर लेती। घर का निज़ाम भी अपनी तरतीब से चल रहा था। पुराने मुलाजिम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। ज़ैनब सिर्फ निगरानी करती, सबसे मशवरा करती और मोहब्बत से हर काम करवाती। हया भी अब काफ़ी संभल चुकी थी। अगरचे इसकी पुरानी शौखियाँ ख़त्म हो गई थीं, लेकिन अब वो पहले की तरह हर वक्त रोती भी नहीं थी। वो ज़्यादातर ज़ैनब के साथ रहती, उसके साथ बैठकर किताबें पढ़ती या बाग में चहलकदमी करती। ज़ैनब इसके लिए भाभी से बढ़कर एक सहेली और बड़ी बहन बन चुकी थी। यही बात माहनूर को नागवार गुजरती थी। वो इसके हुस्न से ख़ाइफ थी।
वो हारिस को अपने लिए तड़पता देखना चाहती थी, मगर हारिस तो गोया उसकी मौजूदगी से ही बेखबर रहता। इसकी नज़रों में बीवी की मोहब्बत महानूर को झुलसा देती। वो देखती कि मुलाजिम भी ज़ैनब को बड़ी भाभी कहकर एहतराम देते हैं। हया हर बात ज़ैनब से पूछती है। हमज़ा भी किसी मसले में उसी से मशवरा कर लेता है। हत्ता कि हारिस भी घर के मामलात में ज़ैनब की राय को अहमियत देता है। एक दिन उसने हादी से कहा, मुझे समझ नहीं आती इस घर में सब ज़ैनब भाभी को ही क्यों पूछते हैं। हादी ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि वो सबका ख्याल रखती हैं। महानूर ने होंठ सकीर लिए, या फिर सब ने इन्हीं बिलावजा सर पर चढ़ा रखा है। हादी ने उसकी बात को मजाक समझकर नज़रअंदाज कर दिया। चंद दिन बाद दोपहर का वक्त था। हया लॉन में बैठी एक किताब पढ़ रही थी। महानूर वहां आई और नौकर से बोली, मेरे लिए काफ़ी बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। नौकर ने अदब से जवाब दिया, बीबी जी, बड़ी भाभी ने कहा है कि पहले मेहमानों के लिए चाय तैयार कर दूं, फिर फौरन आपकी काफ़ी ले आता हूँ। बस इतनी सी बात थी। महानूर का चेहरा सख्त हो गया, यानी अब मेरे काम भी ज़ैनब के हुक्म के बाद होंगे। नौकर घबरा गया, मेरा वो मतलब नहीं था बीबी जी। हया ने नरमी से कहा, भाभी मेहमान बैठे हैं, पहले उनकी चाय चली जाए तो क्या हरज है। महानूर ने फौरन तेज निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुमसे किसी ने राय मांगी है। हया खामोश हो गई, लेकिन महानूर यही ना रुकी। पहले अपनी हैसियत देख लिया करो, फिर दरमियान में बोला करो, मैं इस घर की असल मालिकन हूँ, तुम कल अपने घर चली जाओगी। ये मेरे शौहर का घर है। ये अल्फाज हया के दिल में उतर गए। वो कुछ कहे बगैर वहाँ से उठकर चली गई। शाम को हादी घर आया तो महानूर ने हसबे आदत बात को अपने अंदाज में बयान किया और अनखों में अंसौ भरते हुए बोली, तुम्हारी बहन को मेरी कोई इज्जत नहीं, हर बात में मुझे जवाब देती है, और बढ़ा चढ़ा के गलत रंग में बात बताई। हादी आंसू देख के तरफ उठा। हादी ने बगैर तहकीक किए हया को बल्ला लिया। आइंदा महानूर से बहस करने की ज़रूरत नहीं। हया ने धीरे से कहा, भाई मैंने सिर्फ बात ख़त्म। हादी ने सख्ती से कहा, वो मेरी बीवी है और मैं नहीं चाहता कि कोई उसे तकलीफ पहुंचाए। हया की आंखों में आंसू आ गए। वो खामोशी से मुड़ गई। हया रोते हुए निकली और अपने कमरे में भाग गई। बाहर हैरत से ज़ैनब ने ये मंजर देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। इसे महसूस होने लगा था कि घर की दीवारों में एक खामोश दरार पड़ चुकी है, और अगर उसे बरवक्त ना रोका गया तो ये दरार एक दिन पूरे ख़ानदान को अपनी लपेट में ले सकती है। आयशा नूर ये कहानी आहिस्ता आहिस्ता उगे अब को बताएगी कि ख़ानदान में परवान चढ़ने वाली मोहब्बतें और अंदर ही अंदर पनपने वाली साजिशें किस तरह तोड़फोड़ पैदा करती है। अब सिर्फ कहानी पढ़कर उगे ना बढ़ जाए, बल्कि उसके किरदारों पर बहस ज़रूर करें, मुझे खुशी होगी।